नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा खास बुलेटिन खबर दुनिया की। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस खास बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं आधे घंटे में दुनिया भर की कुछ बड़ी और दिलचस्प खबरें। आज के अंक में विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया में तबाही का मंजर, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, यूक्रेन को अब नॉर्वे से भी आर्थिक मदद, भारतीय संगीतकार रिकी केज को मिला तीसरा ग्रैमी अवार्ड, और भी होगा बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विनाशकारी भूकंप से थर्राया तुर्की और सीरिया, 2000 से भी अधिक लोगों की मौत, मलबे में फंसी हजारों जिंदगियां, खराब मौसम के कारण राहत बचाव कार्य में आ रही है बाधा, राष्ट्रपति एर्दोगन ने बताया सदी की सबसे बड़ी आपदा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वालों के प्रति भारत ने जताया शोक। पीएम मोदी ने कहा भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ। भूकंप से निपटने के लिए हर संभव मदद के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर पीएमओ में अहम बैठक, राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ के खोज बचाव दलों और चिकित्सा दलों को भेजने का फैसला। डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में रूस तैनात कर रहा है नई टुकड़ियां। नॉर्वे यूक्रेन को अगले 5 सालों में देगा 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। यूक्रेन में रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण रक्षा मंत्री की जगह लेंगे सैन्य खुफिया प्रमुख। स्पेन के तटरक्षकों ने रविवार से कैनरी द्वीप के पास 4 नावों से 181 प्रवासियों को बचाया। हर साल हजारों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में उत्तरी अफ्रीका से जान जोखिम में डालकर करते हैं यूरोप की खतरनाक यात्रा। और ग्रैमी अवार्ड्स में फिर लहराया भारत का परचम। संगीतकार रिकी केज ने जीता अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए मिला सम्मान। अमेरिकी गायिका और गीतकार क्वीन बेयोंसे ने जीते 4 ग्रैमी पुरस्कार। ये थी दुनिया भर की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर यूरोप महाद्वीप से। सबसे पहले बात यूरोप के 2 देशों में आए विनाशकारी भूकंप की। तुर्की में सोमवार को तीसरी बार भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई। इस बीच तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तुर्की और सीरिया की सुबह आम दिनों की तरह ही थी। अधिकांश लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे, तो कई लोग अब भी गहरी नींद के आगोश हैं। अचानक धरती में कंपन शुरू हुआ, जिसने दोनों देशों के लाखों लोगों को झकझोर दिया। सोमवार की सुबह लोगों को ऐसे जलजले का सामना करना पड़ा जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों को गिरने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगा। हजारों इमारतें 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप की भेंट चढ़ चुके थे, जिसमें हजारों लोगों की जान अटकी पड़ी थी। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन नुकसान काफी अधिक हो चुका था। यानी भूकंप में अब तक सैकड़ों लोग असमय काल की गाल में समा चुके हैं, जबकि हजारों लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी कई लोग ढह चुकी इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाव राहत दलों के लोग बाहर निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर नजदीक के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। भूकंप का केंद्र गाजियाटेप इलाके में था, जो सीरिया बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। सीरिया में भी भूकंप का असर काफी दिखा, जहां पर जान माल की काफी क्षति हुई। दोनों देशों में एक के बाद एक 6 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इतना ही नहीं, करीब 10 घंटे बाद लोगों को एक और जलवा, बाद एक बार फिर तुर्की में 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों ने लोगों को सख्ते में डाल दिया। लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इस अपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त रहता है। उसके बच्चों को ऊपर की मंजिल से बचा लिया गया था, लेकिन उसकी बेटी का हाथ टूट गया। भगवान हम सबको शीघ्र स्वस्थ करे। मैं सो रहा था जब मेरी पत्नी ने अचानक मुझे जगाया। भूकंप बहुत तेज था, बहुत डरावना था। हमें हर जगह से आवाजें सुनाई दे रही थी। झटके बंद होने में लगभग 2 मिनट लग गए। खैर, तबाही के बाद राहत और बचाव कार्यों को तेजी से शुरू किया गया।
मलबों के ढेर से घायलों और शवों को ढूंढकर अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला घंटों तक जारी रहा। हालांकि भूकंप से आई तबाही के बाद इस काम को पूरा करने में कई घंटे लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन के लिए शहर दर शहर बिखरे मलबे को हटाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि की है। देश में अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। मलबे से बचाए गए लोगों की संख्या 3000 से अधिक है। ढही हुई इमारतों की संख्या 2818 है। हम नहीं जानते कि मृतकों और घायलों की संख्या कितनी बढ़ेगी, क्योंकि भूकंप क्षेत्र में कई इमारतों में मलबा हटाने का काम जारी है। हमें उम्मीद है कि हम कम से कम जानमाल के नुकसान के साथ इस आपदा से उबर जाएंगे। हालांकि ग्रीस, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्जिया जैसे कई देश के लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अच्छी बात यह रही कि तुर्की और सीरिया को छोड़ इन देशों से जान माल की फिलहाल कोई खबर नहीं। इस बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वालों के प्रति भारत ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भारत भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। भूकंप से निपटने के लिए हर संभव मदद के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि तुर्की गणराज्य की सरकार के समन्वय से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ के खोज और बचाव दलों एवं चिकित्सा दलों को तुरंत भेजा जाएगा। विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें खोज और बचाव कार्यों के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों वाली चिकित्सा टीमें भी तैयार की जा रही हैं। तुर्की गणराज्य सरकार अंकारा स्थित भारतीय दूतावास तथा इस्तांबुल स्थित महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय के समन्वय से राहत सामग्री भेजी जाएगी। दरअसल तुर्की में सुबह के बाद से 6 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से 3 झटके केवल 30 मिनट के अंदर आए। 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद यानी 4:28 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 3 आफ्टर शॉक्स ऐसे थे जिनकी तीव्रता 7 से लेकर 6.7 तक थी। भूकंप से अंकारा, गाजियाटेप, कहरामानमारास, डियारबिकर, माल्टिया, नूरदगी समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई है। इन शहरों में हजारों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न पहुंचे, इसके लिए इन शहरों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि तबाही का मंजर कैसा है। और तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मची भारी तबाही के बाद भारत समेत दुनिया भर के कई देशों ने मदद भेजी है। इसराइल ने भी तुर्की के साथ साथ सीरिया को मदद की पेशकश की है। दरख्ते पहाड़, ताश के पत्तों की तरह बिखरते आशियाने, मलबों में फंसी जिंदगियां, आसमान तक फैला गर्द गुबार, हाँफते भागते लोग, उस पर बार बार डोलती धरती, हर झटके के बाद हलक में अटकती सांसें और हर सांस को बचाने की जद्दोजहद, और इसमें आड़े आती मौसम की मार। तुर्की और सीरिया के कुछ इलाकों में सोमवार को दिन भर यही हाल रहा। सबसे पहले 7.8 की तीव्रता से आए भूकंप से पूरे देश में कोहराम मच गया। राहत बचाव कार्य शुरू हुआ तो जल्जले के लगातार झटके इसमें रोड़ा डालते रहे। मरने वालों का आंकड़ा हर पल बदलता रहा। तबाही जितनी बड़ी थी उसे देखते हुए हर तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया। तुर्की के राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए कहा कि 45 देशों ने राहत और बचाव अभियान में मदद की पेशकश की है। हमें अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए कई कॉल प्राप्त हुए हैं। नाटो और यूरोपीय संघ समेत 45 देशों से सहायता की पेशकश की है। भारत, यूरोपीय संघ, ईरान, इजराइल, रूस, कतर, यूक्रेन समेत दूसरे देशों ने प्रभावित देशों को सहायता देने का भरोसा दिया। यूरोपीय संघ ने 10 राहत और बचाव दल
तुरंत रवाना कर दिया। जर्मनी ने भी तुर्की और सीरिया में आए घातक भूकंप पीड़ितों को तुरंत संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। साथ ही तुर्की के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए हुए है। सहायता एजेंसी से जुड़े कार्यकर्ता ड्रेसिंग सामग्री, मॉनिटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पैकिंग में जुट गए। मुसीबत की घड़ी में इजराइल ने दशकों की दुश्मनी को भुलाकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने तुर्की के अलावा सीरिया के पीड़ितों को भी सहायता पहुंचाने की बात कही है। मैंने तुर्की सरकार के अनुरोध पर बचाव दल और चिकित्सा सहायता भेजने का आदेश दिया, क्योंकि सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए ऐसा करने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ था, इसलिए वहां भी मदद भेजने का निर्देश दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने अपने दल को तुर्की और सीरिया की स्थिति पर नजर रखने और किसी भी आवश्यक मदद मुहैया कराने को कहा है। वहीं ब्रिटेन तुर्की के लिए राहत और बचाव विशेषज्ञ और आपातकालीन चिकित्सा भेज रहा है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया और तुर्की सरकारों को सहायता की पेशकश की है। रूस के राष्ट्रपति का सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ गहरा और अलग तरह का संबंध है। रूसी सेना सीरिया में लंबे समय से उपस्थिति बनाए हुई है और विपक्षी समूहों के खिलाफ चल रही लड़ाई में सहायता कर रही है। पुतिन के तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं। नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने यूक्रेन और रूस युद्ध में मध्यस्थता करने की मांग की है। इस बीच घटनास्थल से आ रही हर तस्वीर अपने आगोश में मातम, दर्द, जख्म, राहत और संतोष का एहसास छिपा रखा है। मलबों से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 2 बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। इन बच्चों की तरह दूसरे बच्चे शायद इतने खुशकिस्मत नहीं थे, उन्हें भूकंप ने निगल लिया है। मैं अपने भाई और उसके परिवार, उसे और उसके 7 बच्चों को बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने किसी को बाहर निकाला, लेकिन वे नहीं थे। वे उसे ले गए और चले गए। हर कोई अपना निकाल रहा है। भगवान हमारी मदद करे। उधर सोशल मीडिया पर गाजियान्टेप कैसल को भूकंप की चपेट में आते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसका एक हिस्सा भर-भरा कर धराशायी हो गया। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद की बड़े पैमाने पर पेशकश की गई है, लेकिन खराब मौसम और बार-बार आ रहे भूकंप के झटके राहत कर्मियों के साथ आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर फंसी जिंदगियों को तलाशना शायद इतना आसान न हो। वाकई ये तबाही का मंजर है और तुर्की जो है उसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ भूकंप के झटके आते रहते हैं। हालांकि इस बार का जो भूकंप है वो बेहद विनाशकारी है, लेकिन हाल में कब कब तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए उस पर एक नज़र डालते हैं कि कब कब भूकंप से थर्राया तुर्की। अक्टूबर 2020 में तुर्की के तट के पास एजियन सागर में एक ग्रीक द्वीप पर आए 7 तीव्रता के भूकंप में 24 लोगों की मौत हो गई थी। बात करें जनवरी 2020 की, पूर्वी तुर्की में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें भी 22 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। ठीक उसी तरह से अक्टूबर 2011 में पूर्वी तुर्की में 7.2 तीव्रता के भूकंप में 138 लोगों की मौत हुई थी और करीब 350 घायल हुए थे। मार्च 2010 की बात करें तो 6 तीव्रता के भूकंप आए थे पूर्वी तुर्की में, खासकर 51 की मौत, एक गांव पूरी तरह नष्ट हो गया था और 4 गांव के आधे घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। और थोड़ी पीछे अगर चलें तो अगस्त 1999 में बात करें तो पश्चिमी शहर इज़मित में 7.4 तीव्रता के भूकंप और 17,000 से अधिक लोगों की जान उस बार गई थी। और नवंबर 1999 यानी उसी साल में बात करें तो 400 लोगों की जान गई थी और तीव्रता 7.2 थी। तो एक चीज हम देखते हैं कि प्राय जो तीव्रता है वो 7 के आसपास तुर्की में देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोप में जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो बाकी देशों से अलग है और इसीलिए वो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा प्रोन है। तो ये लगातार हम देखते हैं कि तुर्की इस चीज का सामना करता रहा है। बहरहाल अब रुख करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के, जहां यूक्रेन को मदद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब नॉर्वे भी यूक्रेन को अगले 5 सालों में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगा। रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी युद्ध के फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों द्वारा हथियारों की आपूर्ति और रूस की तरफ से पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेना की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने जंग को और तेज कर दिया है।
दोनों देश की सेनाओं के बीच दोनेत्स्क और बखमुत जैसे शहरों में करो या मरो की जंग जारी है। रूसी दावे के मुताबिक बखमुत को उसकी सेना ने 3 तरफ से घेरकर यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है, जिससे जेलेंस्की की सेना के लिए सैन्य आपूर्ति का रास्ता बाधित हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन की जंग को कठिन करार देते हुए एक बार फिर पुतिन पर बखमुत की तरफ से अवैध तरीके से आगे बढ़ने का आरोप लगाया। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि बखमुत को बचाने के लिए उनकी सेना हर संभव प्रयास करेगी। मुझे कहना पड़ रहा है कि स्थिति कठिन है और यह और भी कठिन होती जा रही है। यह फिर से वही समय आ रहा है। आक्रमणकारी हमारे रक्षा तंत्र को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक सैनिक तैनात कर रहा है। रूस के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन ने अपने रक्षा मंत्री को बदलने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव पर हथियार खरीद सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ओलेक्सी रेजनिकोव की जगह देश की सैन्य जासूसी एजेंसी के प्रमुख किरिल बुडानोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उधर हंगरी ने यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से जर्मनी निर्मित लेपर्ड टैंकों को यूक्रेन की सीमा के सटे इलाकों के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि हंगरी प्रवक्ता के मुताबिक युद्ध को लेकर हंगरी के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कनाडा द्वारा यूक्रेनी सेना को दिया गया लेपर्ड टैंक का पहला जत्था पोलैंड पहुंच गया है। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने ट्विटर पर विमान से बाहर निकलते टैंक की तस्वीर के साथ घोषणा की। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां रूसी परमाणु ऊर्जा फर्म से अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। IAEA प्रमुख का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को लेकर ग्रासी रूस को अपनी चिंता से अवगत करा चुके हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक IAEA प्रमुख का दौरा हालांकि परमाणु मुद्दे को लेकर है, लेकिन इस दौरान उनकी रूसी राष्ट्रपति से कोई चर्चा की उम्मीद नहीं है। और अब अमेरिकी महादेश से जुड़ी खबरें। अमेरिका द्वारा अपने ऊपर मंडरा रहे संदेहास्पद गुब्बारे को मिसाइल से गिराए जाने के बाद अब चीन ने स्वीकार किया है कि वो गुब्बारा उसी का था। हालांकि चीन ने कहा है कि यह गुब्बारा नागरिक उद्देश्यों के लिए था। अमेरिका द्वारा संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मिसाइल से गिराए जाने के एक दिन बाद ही चीन ने स्वीकार किया है कि वो गुब्बारा चीन का ही था। बीजिंग ने इस बात की पुष्टि की है कि लैटिन अमेरिका के ऊपर उड़ने वाला गुब्बारा चीनी था। चीन ने कहा है कि ये गुब्बारा नागरिक उद्देश्यों के लिए था। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि इस डिवाइस की सॉइल स्टीयरिंग क्षमता सीमित थी, लेकिन अपने निर्धारित मार्ग से भटक गया और गलती से लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में पहुंच गया। इससे पहले कोलंबिया की वायुसेना ने बयान जारी कर अपने हवाई क्षेत्र में संभावित गुब्बारे के देखे जाने की बात कही थी। यह मौसम से प्रभावित था और इसका अपना सीमित नियंत्रण है। एयरशिप अपने इच्छित मार्ग से भटक गया और गलती से लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के ऊपर आसमान में प्रवेश कर गया। अमेरिका ने शनिवार देर रात उत्तरी क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था। अमेरिका ने सिर्फ एक मिसाइल दागकर इस स्पाई बैलून को अटलांटिक महासागर में गिरा दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर नाराजगी जताई। कहा, जाहिर तौर पर जासूसी गुब्बारे पर अमेरिका की प्रतिक्रिया अतिवादी रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन था। वहीं चीन के आम लोग भी मामले पर अमेरिकी प्रतिक्रिया को जरूरत से ज्यादा तूल देना बता रहे हैं। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक ओवर रिएक्शन था। हमारी सरकार ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि ये गुब्बारा है जो नागरिक उपयोग के लिए था। इससे उचित तरीके से निपटने का एक बेहतर तरीका होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा और लैटिन अमेरिका के हवाई क्षेत्र में चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारा दिखाई देने के बाद हड़कंप मचा हुआ था। अमेरिका के मोंटाना के ऊपर देखे गए गुब्बारे का आकार 3 बसों के बराबर था। हालांकि साथ ही ये भी कहा गया कि स्पाई बैलून से लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी बीते कुछ दिनों से अमेरिकी वायु क्षेत्र में देखे जा रहे
इस गुब्बारे की निगरानी की जा रही थी। अमेरिकी सैन्य विमानों के जरिए इस पर नजर रखी जा रही थी। जिस मोंटाना क्षेत्र में चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ रहा था वो अमेरिका के एक परमाणु मिसाइल क्षेत्र है। अमेरिकी सेना को शक था कि वो जासूसी गुब्बारा उन संवेदनशील इलाकों की ओर से गुजरेगा और कई जरूरी जानकारी चीन तक पहुंचाएगा। दरअसल गुब्बारे का आकार काफी बड़ा था, मतलब नीचे गिरने का भी डर था, इसलिए इसे गिराने का फैसला लेने में देरी हुई। इस तरह के गुब्बारे से जासूसी करना प्रथम और द्वितीय युद्ध में आम हो गई थी। जासूसी गुब्बारों में एडवांस कैमरे लगे होते हैं, इन्हें जमीन से ही लॉन्च किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये लंबे वक्त तक किसी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। ये इतना एडवांस होता है कि जमीन से इसकी निगरानी करने में बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए भी किया जाता है। लैटिन अमेरिकी देश चिली के जंगलों में आग ने तबाही मचा रखी है। अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है और करीब 47,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। कुल 2,70,000 हेक्टेयर भूमि इसकी चपेट में और 800 से भी अधिक घर आग में जलकर स्वाहा हो गए हैं। चिली के जंगलों में फिर से भड़की आग ने तांडव मचा रखा है। इस भयानक आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 47,000 हेक्टेयर जंगल जलकर भस्म हो चुके हैं। 2,70,000 हेक्टेयर भूमि इसकी चपेट में आ चुकी है। 800 से अधिक घर आग में जलकर राख हो गए हैं। चिली की यह सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है। दर्जनों दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने आपातकालीन की घोषणा कर एक और क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया है ताकि इन क्षेत्रों में राहत कार्य को और तेज किया जा सके। आपातकालीन आदेश प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सैनिकों की तैनाती और अतिरिक्त संसाधनों की पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने जंगलों में आग लगने के बाद राहत प्रयास तेज कर दिए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रचंड गर्मी के कहर आग बुझाने में बड़ा रोड़ा बन रहा है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पहुंच गया है। मरने वालों में दमकल कर्मियों की संख्या अधिक है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने अपने पिता के साथ ट्रकों को वहीं छोड़ दिया और इंतजार करते रहे। फिर मैंने देखा कि आग की लपटें इधर आ रही है। मैंने अपने बेटे को पकड़ लिया और फिर पड़ोसियों ने पुल में कूद जाने को कहा। चिली सरकार के मुताबिक पूरे जंगल में करीब 148 जगहों पर आग पर काबू पाया जा सका है। 87 स्थानों पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। वहीं 76 नई जगहों पर आग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इनमें 28 जगहों पर धधक रही आग विशेष रूप से खतरनाक है। सरकार की ओर से आग बुझाने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की अपील की गई है। हालांकि ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, पुर्तगाल और वेनेजुएला जैसे देश आग पर काबू पाने में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर अब तक नियंत्रण नहीं किया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए 36,000 लीटर अग्निशमन क्षमता वाले 10 टैंकरों की जरूरत है। हमने उन प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए कई सरकारों से बात की है जो कंपनियां पहले सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। इन अनुरोधों में बेड़े को मजबूत करने के लिए उपकरणों की खोज और जमीन पर काम को सुदृढ़ करने वाले ब्रिगेड शामिल हैं। चिली के जंगलों में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार चिली के जंगल भीषण आग से धधक चुके हैं। पिछले साल सितंबर में लगी भीषण आग में 67 लोग झुलस गए थे। पिछले साल मार्च में ही 76 हेक्टेयर इलाके में भीषण आग लग गई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। वैसे चिली के जंगल में जुलाई 2017 से ही आग लगी है। तब महज एक साल के भीतर में चिली के जंगलों में 3000 बार आग लगने की घटना दर्ज की गई थी, जिसमें 6000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। साल 2023 तक आते आते यहाँ आग लगने की न जाने कितनी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि बीच बीच में आग पर काबू भी पाया जाता रहा है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते आग लगने की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। और अब रंग बिरंगी संस्कृति दुनिया भर की। साल 2023 के बहुप्रतीक्षित म्यूजिक अवार्ड कार्यक्रम ग्रैमी अवार्ड्स में एक बार फिर से भारत का
परचम फहराया जा चुका है। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिकी को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में जन्मे संगीतकार ने मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपना यह अवार्ड शेयर किया है। बता दें कि स्टीवर्ट कोपलैंड ने इस एल्बम में रिकी के साथ सहयोग किया था। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में दोनों को यह अवार्ड सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में ग्रामोफोन ट्रॉफी जीती है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकी केज को बधाई दी है। और इसी के साथ आज के इस खबर दुनिया की इस कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।